सो वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं अपना नया लेक्चर। और अब स्टार्ट करना है हम लोग को पावर ऑफ लेंस, है ना। देखो ये जो हम लोग अभी रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे हैं उसका एंडिंग की तरफ आ चुके हैं। अब यहाँ पर लेंस में एक ही दो टॉपिक बचा हुआ है, उसके बाद सीधे हम लोग को आ जाना है प्रिज्म पर, है ना। और प्रिज्म पढ़ने के बाद हमें जो आँख का पढ़ना था वो पढ़ना होगा और कुछ माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ना है, उसके बाद ये एंड हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पावर ऑफ लेंस। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हम लेंस का यूज़ ही क्यों कर रहे हैं, उसके बिहाफ पर हम जानेंगे कि आखिर पावर ऑफ लेंस होगा क्या। हम लेंस को यूज़ कर रहे हैं ताकि जो रेज़ हमारे पास आ रही हैं या तो उसे कन्वर्ज कर दें या तो उसे डाइवर्ट कर दें, दो ही काम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर होता है रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में क्या होता है कि भाई रेज़ क्या होती हैं, या तो नॉर्मल की तरफ आती है या नॉर्मल से दूर चली जाती हैं। तो लेंस हम इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जो रेज़ आ रही हैं या तो उसे एक जगह कन्वर्ज कर देते हैं या तो डाइवर्ज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कन्वर्जिंग लेंस ले लिया। अब इस कन्वर्जिंग लेंस में ज़रा देखिए कि ये जो रे आ रही है ये इस सेंटर लाइन से पैरेलल है, और हम जानते हैं कि कोई भी रेज जो पैरेलल आएगी यानी कि इनफाइनाइट से आएगी। पैरेलल आने का मतलब इनफाइनाइट से है, वो जब इससे रिफ्रैक्ट होगी तो उसके फोकस से पास कर जाती है। तो यहाँ पर भी ये रे क्या होगी, फोकस से पास कर गई। अब अगर देखा जाए कि इसका डाइवर्जन हुआ कितना, तो अगर ये डाइवर्ट ना होती तो डॉटेड लाइन से आगे बढ़ जाती, लेकिन ये डाइवर्ट होकर के इस तरीके से गई, फोकस से पास की। इसका मतलब ये डेल्टा एंगल यहाँ पर डाइवर्ट हो गई। कितना एंगल? डेल्टा एंगल। ये डेल्टा एंगल ही शो करेगा कि इसका पावर है। जो लेंस जितना ज़्यादा डाइवर्जन शो करे वही उसका पावर कहलाता है। इसलिए कहते हैं द पावर ऑफ लेंस इज द डिफाइंड एज द टेंजेंट ऑफ द एंगल बाई विच इट कन्वर्जेज और डाइवर्जेज ए बीम ऑफ लाइट फॉलिंग एट यूनिट डिस्टेंस फ्रॉम द ऑप्टिकल कर्व, है ना। अब देखो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो ये अगर डेल्टा है तो ये भी डेल्टा होगा। अब ज़रा एक ट्रेंगल देखो, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ओ है और ये पॉइंट एफ है। तो अगर इस ट्रेंगल की बात की जाए, ट्रेंगल ए ओ एफ, मैं अगर इसमें tan डेल्टा लगा दूं तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से आ गया h अपॉन एफ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसके लिए? पावर के लिए, लेकिन कुछ कंडीशन के साथ होंगी। तो कंडीशन इसमें यह है कि इफ़ h इज इक्वल टू 1, जो हाइट लिया गया ये 1 ले लिएगा, उस केस में क्या हो जाएगा? उस केस में देखा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा tan डेल्टा इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, 1 अपॉन एफ। इस tan डेल्टा की कहते हैं पावर P, 1 अपॉन एफ। तो P क्या है यहाँ पर? P है पावर ऑफ लेंस, और इसके यूनिट क्या होते हैं किसी को पता है? डायोप्टर, हाँ, जिसे हम D से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका एक डेफिनेशन और आता है, वो क्या आता है? इट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, रेसिप्रोकल ऑफ। अब ज़रा फील में देखो, फील कैसे करते हैं। अगर फोकल की लेंथ जो है वो ज़्यादा होगी तो पावर कम होगा। इसी फॉर्मूले से देखो, अगर f ज़्यादा होगा तो p कम होगा, और अगर f कम हो तो p ज़्यादा होगा। ज़रा देखो, अगर ये f स्मॉल f कम हो जाए, यानी ये पॉइंट क्या हो जाए, यहाँ पर हो जाए, कहीं यहाँ पर हो गया, तो जाहिर सी बात है ये जो रे आई है ये फोकस से पास करेंगे ना, तो क्या डेल्टा बढ़ जाएगा? हाँ, बढ़ जाएगा। यानी फोकल लेंथ कम होते ही उसका जो कन्वर्जिंग का पाथ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी और ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा, और ज़्यादा कन्वर्ज कर रहा, तो एंगल बढ़ता जा रहा। ये इसकी पावर है। और अगर f ज़्यादा हो तो यानी ये पॉइंट क्या हुआ, यहाँ चला गया, ये रेस क्या थी, वहाँ से जाएगी। अब जब ये रेस वहाँ से जाएगी तो डेल्टा कम हो जाएगा, और डेल्टा कम होने का मतलब इसका पावर कम हो गया। क्लियर? समझ में आ गया? एक चीज़ और, जो पावर होता है कन्वर्जिंग लेंस के लिए, फॉर कन्वर्जिंग लेंस पावर इज पॉजिटिव, और फॉर डाइवर्जिंग लेंस पावर इज नेगेटिव। देखिए, तो एक तो पहली बात तो ये है कि ये डेफिनेशन हुआ। एक दूसरी डेफिनेशन आती है इससे कि पावर इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। दो डेफिनेशन हो गई।
उसके बाद पावर होता क्या है, उसके यूनिट क्या है ये हमने जाना, और साथ ही साथ कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस के लिए उसका साइन कन्वेंशन। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर इसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में लिखा जाए तो इस फॉर्मूले को, क्या हमारे पास 1/f का फॉर्मूला था, देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, P = 1/f म्यू माइनस 1 1/r1 माइनस 1/r2। ये कब आया था, जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने यहाँ पर μ2 माइनस v1 को क्या किया था, मैंने μ1 को कह दिया था एयर का है, तो ये फॉर्मूला हमारे पास आया था ना, उसी के इसके इक्वल कर लेते हैं। तो इससे भी रिलेट करके इसको फाइंड करने के लिए न्यूमेरिकल में आता है ना। सो नेक्स्ट टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज। इसमें क्या किया गया कि एक लेंस लिया गया, उसके साथ एक लेंस को और कॉम्बाइन कर दिया गया। तो अब इस कॉम्बिनेशन के बाद इसका पावर जो फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ फाइनल होगा वो क्या हो जाएगा, ये सारी चीज़ें हमें फाइंड करनी है। सबसे पहले हम इमेज का फॉर्मेशन देख लेते हैं। ये रहा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से रेड कलर की रेज निकली है, वो यहाँ पर टकराई, और जाहिर सी बात है क्या होगा कि ये सीधे न जा करके अब डाइवर्ट हो जाएगी। तो ये यहाँ से डाइवर्ट हो चुकी है ना, यानी कन्वर्ज होकर के आ गई। जब ये आगे बढ़ी तो सीधे जा सकती थी, अगर सेकंड लेंस न होती तो ये रेड कलर यहाँ से फिर से डाइवर्ट हुई है थोड़ा सा अपने पाथ से, और दूसरी बार जब इसका रिफ्लेक्शन हुआ है तो दूसरी बार में ये आई यहाँ पर इमेज बना। यानी अगर सेकंड लेंस न हो, L2 न हो, तो इमेज का फॉर्मेशन होता आई डैश पर, क्योंकि ये रेड कलर सीधे डॉटेड लाइन से यहाँ पहुँच जाती। अगर सेकंड लेंस न होता तो उस वक्त इमेज की जो डिस्टेंस होती वो क्या होता V डैश, लेकिन सेकंड लेंस लगाने की वजह से L2 लगाने की वजह से इमेज का फॉर्मेशन आई पर हो रहा है। तो यहाँ पर ये बात है कि इन द एब्सेंस ऑफ लेंस L2 a real image will form at I डैश। अब इसमें अगर हम लेंस का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, वो होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। अब यहाँ पर v की जगह क्या लिख सकते हैं, v डैश, तो ये हो जाएगा 1/v डैश माइनस 1/u। ठीक है, तो ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। कब, जब हमने सेकंड लेंस है ही नहीं। अब आ जाते हैं सेकंड लेंस की बात करते हैं। ये जो इमेज का क्रिएशन होना था यहाँ तो फॉर्मेशन, ये जो फॉर्मेशन इमेज है ये इसके लिए इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा। ये जो वी डैश है अब सेकंड लेंस के लिए क्या होगा, ये इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, यानी u की वैल्यू क्या हो गई वी डैश, और इसका जो इमेज बना वो यहाँ बना, यानी v की वैल्यू हो गई v, है ना। यानी फॉर लेंस L2 I डैश वर्क एज इमेजिनरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इमेजिनरी ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और जो इमेज बन रही है वो आई पर बन रही है, एंड इमेज फॉर्म्ड एट आई। तो यहाँ पर अगर लेंस का फॉर्मूला लगाएं तो क्या होगा, 1/f2, ये 1 होगा ना, लेंस के 1 के लिए था, लेंस 2 के लिए है, तो 1/v माइनस 1/u। अब v इमेज तो ये बना, तो यहाँ होगा v माइनस 1/u की जगह हम लिखेंगे v डैश, यहाँ लिख दो u इज इक्वल टू v डैश। इक्वेशन सेकेंड। हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दो ज़रा। तो लेफ्ट में होगा 1/f1, वही रख दो, f1 प्लस 1/f2, ये हो गया। राइट में है 1/v डैश माइनस 1/u, और ये है प्लस 1/v माइनस 1/v डैश।
कुछ कैंसिल हो रहा, ये कैंसिल हुआ, यहाँ से आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इससे में क्या मिला, इससे हमें मिला 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। यानी अगर दो कन्वर्जिंग लेंस को ऐड कर दिया जाए तो उनका जो फाइनल फोकल लेंथ होगा वो उसको इस तरीके से ऐड करके फाइंड किया जा सकता है। अच्छा, 1/f की वैल्यू क्या p के बराबर होती है पावर के, तो यानी जो फाइनल पावर होगा यानी इक्विवेलेंट पावर, जैसे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में पढ़ा ना कि 4 रेजिस्टेंस है, 4 को हटा दीजिए 1 लगा दीजिए, तो वो वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो वो चारों मिल के कर रहे थे। वही बात यहाँ पर भी है कि इन दोनों को अगर हम हटा दें, इनकी जगह इस पावर को लगा दें तो ये वही इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। यानी यहाँ पर हो गया P1 प्लस P2। अच्छा, यही चीज़ पूछा जाता है n के लिए, फॉर n नंबर ऑफ लेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/f जो आएगा इक्विवेलेंट 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डॉट करते रहेंगे। और p भी फाइंड कर सकते हैं, जितने नंबर ऑफ हैं उतने आप वहाँ पर ऐड करते चलिए, इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। क्लियर, समझ में आया? चलिए नोट कर लीजिए इसको। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिज्म।